जानकारी सामने आ रही है। सीएम सुखू का हमीरपुर दौरा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आबकारी विभाग की कॉलोनियों का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। टाउन भराड़ी ईंधन प्लासी सड़क का भी शिलान्यास किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संपत्ति कार्ड वितरण शुभारंभ करेंगे। लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड भी वितरित करेंगे। द्वारा 20 महीने में जो राजस्व कानूनों में बदलाव लाया गया उसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो चुका है। अभी हम जो लैंड कोड है उसमें भी बदलाव कर रहे हैं। उसका मैनुअल तैयार हो रहा। मेरी ओंकार जी से भी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जो लैंड कोड मैनुअल हमारा है वो तकरीबन 34 वर्ष बाद उसमें बदलाव किया जा रहा है। ये सारा परिवर्तन आम लोगों को राजस्व में कोई तकलीफ ना हो, पटवारी के बार बार चक्कर ना काटने पड़े, इस दृष्टि से हमारी सरकार कर रही है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि राजस्व में अभी बहुत अधिक बदलाव करने की जरूरत है। चाहे वो डिमार्केशन से संबंधित है, चाहे वो पार्टीशन के से संबंधित है। हमने अब पार्टीशन का भी समय निर्धारित किया है। पार्टीशन के बारे में कहावत थी कि अगर पार्टीशन होना है तो वो दादा के समय शुरू होता है और पोते के समय भी खत्म नहीं होता। हमारी व्यक्तिगत रुचि से पार्टीशन के कई केसेज ऐसे थे जो 20-25 वर्षों से चले हुए थे, लेकिन जैसे ही हमने राजस्व कानूनों में बदलाव किया उन पार्टीशंस का तुरंत प्रभाव से अमल में दिखना शुरू हुआ। और आज मुझे खुशी है कि हम इस दृष्टि से भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में डिमार्केशन की डेट क्या होगी, पार्टीशन की क्या डेट होगी, पार्टीशन की जो डेट हमने तय कर दी है कि डिविजनल कमिश्नर कोर्ट में इतने दिन रहेंगे, डीसी के पास इतने दिन रहेगा, वो सब हमने नियम तय कर दिए हैं। पहले उसमें कोई नियम नहीं होते थे, फैसला सदियों लग जाती थी, लेकिन अब निर्धारित कर दिया है कि इतने समय के अंदर आपको फैसला करना होगा। इस ढंग से हमारी सरकार आप लोगों को सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, पिछले 20 महीनों में केवल राजस्व विभाग नहीं है, सभी विभागों में हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। और किस प्रकार हिमाचल आत्मनिर्भर बने, हमारे परिवर्तन इस दिशा से को इंगित करते हैं कि अगर हमें अपने पांव पर खड़ा होना है तो हमें कुछ परिवर्तन और कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इस दृष्टि से पिछले दिनों आपने देखा जो साधन संपन्न लोग हैं, जो 5-5 लाख रुपया इनकम टैक्स देते हैं, जो 2-2 लाख रुपया इनकम टैक्स देते हैं, उनका बिजली का बिल भी 0 कर दिया गया। यानी कि जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, साधन संपन्न लोगों को भी बिजली का बिल जो है वो 0 आता है। हमने कहा कि साधन संपन्न लोग जो इनकम टैक्स पेई है, चाहे उसमें नेता है, चाहे उसमें अधिकारी है, और जो भी इनकम टैक्स पे करता है उसको बिजली का बिल प्रति यूनिट के हिसाब से लगना चाहिए, क्योंकि वो देने की क्षमता रखता है। जो गरीब है, जिसके पास साधन बहुत कम है, जो गांव में रहने वाला आम आदमी है, उसके लिए हमने कहा कि इस योजना के अंतर्गत उसे भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितना बिजली का बिल वो देना चाहता है, उस संदर्भ में हमारी आने वाले समय में नीति बनाने की कोशिश हमारी किस ओर आगे है। लेकिन जो जिसकी इनकम 50,000 रुपए से कम है, उसको हम 0 बिजली के बिल के दायरे में लाने के बारे में हमारी सरकार कटिबद्ध है। और मैं ये चाहूंगा कि जो साधन संपन्न लोग हैं, जो बिजली का बिल देना चाहते हैं, वो स्वयं भी आगे आए ताकि प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि बड़े बड़े होटल हैं जिनका टर्नओवर 40 करोड़ 50 करोड़ है, 200 कमरे हैं, उनको भी हम बिजली में 1 रुपए की सब्सिडी देते हैं। जब वो फायदा कमा रहे हैं, चाहे वो बड़े होटल कोई भी हो पूरे प्रदेश में हो, क्योंकि 60% जो बड़े होटल है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बनते जा रहे हैं, उनको जो सब्सिडी दी जा रही है, हम अपना गला काटकर बड़े बड़े होटलों को अगर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो हमारा प्रयास था
लेकिन जब वो खुद सामर्थ हो चुके हैं, लाभ कमा रहे हैं, तो उन्हें भी सरकार की जो बिजली की सब्सिडी है उन्हें खुद ही स्वयं उससे त्याग कर देना चाहिए, ताकि जो बिजली हम आपको दे रहे हैं वो 24 घंटे रहे और उसकी क्वालिटी में अच्छा और उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। ये प्रयास हमारा सरकार का आगे है, क्योंकि जब क्वालिटी अच्छी होगी तो लाइट बंद नहीं होगी, आपकी क्वालिटी में फुल लाइट आएगी और आप अच्छी तरह से अपने व्यापार को चला सकते हैं। लेकिन मेरे ध्यान में कई ऐसी चीजें आई है जहां हम सब्सिडी की जरूरत नहीं है, लेकिन पिछले 40 साल से वो सब्सिडी ले रहे हैं, अब उनका व्यापार काफी फल फूल गया है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, प्रदेश की स्थिति को देखते हुए आप खुद ब खुद इस बिजली का सब्सिडी का त्याग करें, मेरा ये मानना है। पानी के क्षेत्र में आज हम आपको क्वालिटी वाटर नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं। कारण क्या है? अब 127 करोड़ आईपीएच विभाग में बिजली विभाग का पैसा देना है, वो आपका पैसा है, आपकी जेब से निकलेगा। हमने प्रयास किया है कि हम पानी में भी जिसकी आय इनकम टैक्स के दायरे में आती होगी उसे प्रति लीटर के हिसाब से पानी का बिल देना चाहिए, और जिसकी आय 50,000 रुपए से कम है उसके लिए हम पानी के बिल में बहुत अधिक रियायत देने जा रहे हैं, ताकि जो बिल और जो स्वच्छ जल है वो आपको मिल सके। इस प्रकार के फैसले हम आप लोगों के लिए करना चाहते हैं, युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। बड़े बड़े होटल है, कई किलोमीटर पानी लेते हैं, तो उसको पानी का बिल देना चाहिए। जो टूरिज्म सेक्टर है, तकरीबन सब जगह ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा टूरिज्म सेक्टर है, गांव में पानी नहीं आता है, लेकिन उस होटल में पानी चले जाता है और उसको बिल नहीं मिलता है। वो मुफ्त का पानी प्रयोग करके अपने होटल की कमाई से वो ज्यादा फायदा उठाता है। मैं सभी उन होटल वालों से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी प्रदेश के आत्मनिर्भरता में जहां तक हो सके। हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। अच्छी क्वालिटी का पानी उपलब्ध करवा सके। हम लोग राजनीतिक जीवन में हैं, लेकिन हमारी कुछ जिम्मेवारियां भी हैं, कोई दायित्व भी है। हमें इन जिम्मेवारियों का भी निर्वाह करना है, दायित्व का भी निर्वाह करना है। हम चाहते हैं कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत की जाए। 70% हमारे जो परिवार के लोग हैं, आप लोग हैं, वो गांव में निवास करते हैं। ये ठीक है कि हिमाचल प्रदेश के जो 70% लोग गांव में रहते हैं, वहां शहरों जैसी सुविधाएं आप लोगों को उपलब्ध है। हम चाहेंगे कि हम इन सुविधाओं को और अच्छा बनाएं, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए हमने प्राकृतिक खेती पर जोर देने की प्रयास इस बजट के माध्यम से किया है। हमने कहा है जो भी किसान है, अगर वो यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा, गोबर आधारित खेती करेगा, उससे हम 40 रुपए किलो गेहूं और